आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और कहानीकार श्री मिश्रीलाल पंवार की लिखी कहानी पश्चाताप। अनजाने में हुए एक ऐसे अपराध की काली स्याही के छींटों पर पछतावे भरी सफेदी की परत। दुखद आगाज से सुखद अंजाम तक के सफर की कहानी है पश्चाताप। ये कहानी एक पत्रकार से संबंधित है। पत्रकार समाज का अत्यंत ही जिम्मेदार इंसान होता है। कई मर्तबा पत्रकार किसी कारण से अपनी भूमिका सही नहीं निभा पाता। ऐसे में उसकी गलती समाज को भुगतनी पड़ती है। इस कहानी में पत्रकार जानबूझकर या किसी द्वेष भाव से गलती नहीं करता, मगर फिर भी उसकी कलम एक परिवार को तबाह कर देती है। चलिए हम पूरी कहानी जानने के लिए चेन्नई चलते हैं। दरअसल मैं एक पत्रकार हूं। पत्नी को आंख की तकलीफ है, उसी को दिखाने यहां चेन्नई पहुंचा हूं। ट्रेन से उतरे तो चेन्नई का भव्य रेलवे स्टेशन देखकर मन अभिभूत हो गया। हम पति पत्नी रेलवे स्टेशन से बाहर आए। एक ऑटो वाले से बात की। हम इस शहर के लिए नए थे। ऑटो वाला शहर की सड़कों पर कुछ देर तो हमें इधर उधर घुमाता रहा। बाद में एक सामान्य सी होटल के आगे ले जाकर रुक गया। मैंने राहत की सांस ली। होटल तो सस्ता सा ही था, मगर वहां के लोग हिंदी समझ और बोल लेते थे, इसलिए वहीं रुकने का विचार कर लिया। होटल चूंकि तंग गली में था, मगर पास ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था। नहा धोकर हम पति पत्नी ने उसी रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और नेत्र चिकित्सालय के लिए निकल पड़े। अस्पताल में जांच होते होते आधा दिन निकल गया। हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। वहीं हमने दोपहर का खाना खाया। वापस आते आते संध्या हो गई। दिन भर के थके मांदे थे, इसलिए रात को जल्दी ही सो गए। हमें नींद आए अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। कमरे के बाहर से शोर सुनाई देने लगा। शोर से हमारी आंख खुल गई। श्रीमती जी बोली, ये शोर कैसा हो रहा है? किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठ ही रहा था कि किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं चौंक गया। ये कौन बदतमीज आधी रात को दरवाजा पीट रहा है? मैंने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गया। सामने पुलिस खड़ी थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही एक सिपाही ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। तभी दो महिला पुलिसकर्मी भी आ गईं। उन्होंने श्रीमती जी को पकड़ लिया। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस वाले मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे थे। वे लोग हम दोनों को पकड़कर नीचे रिसेप्शन वाले हॉल में ले आए। पूरे होटल में हड़कंप मचा हुआ था। वहां और भी कई जोड़े बैठे थे। 7-8 लड़कियां थीं तो कुछ लड़के भी थे। लड़कियां मुंह नीचे किए रो रही थीं। पुलिस का लवाजमा भी पूरा था। पुलिस वाले सभी का नाम पता पूछ रहे थे। अब कहीं जाके बात मेरी समझ में आ रही थी। सामने बैठी सभी लड़कियां दरअसल कॉल गर्ल थीं। शायद इन्हीं के चक्कर में पुलिस ने वहां छापा मारा था। मैंने पुलिस वालों को बताया कि भाई हम तो पति पत्नी हैं, मगर वे नहीं माने। एक सिपाही ने आंखें लाल पीली कर कहा, पकड़े जाने के बाद सभी यही बोलते हैं,
अभी जब डंडे पड़ेंगे ना तो सब सच बोलने शुरू हो जाओगे। इसी दरमियान पुलिस का एक आला अधिकारी वहां आ पहुंचा। मैंने उससे अंग्रेजी में बात कर अपना परिचय दिया और बताया कि मैं एक पत्रकार हूं, यहां पत्नी की आंखें चेक करवाने आया हूं। मेरी बात सुनकर वो अधिकारी बोला, आप इस होटल में कहां आकर फंस गए? अब आज रात तो यहीं सो जाएं, कल सुबह आप लोग होटल बदल लेना, ठीक है? मैं उस अधिकारी से बात कर ही रहा था कि इतने में पकड़ी गई लड़कियों पर मेरी नजर गई। अचानक ही मेरी नजर एक लड़की पर जाकर अटक गई। मुझे वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं सोचने लगा कि इस लड़की को कहीं देखा जरूर है। अब याद नहीं आ रहा था कि कहां देखा है। जब उस लड़की ने मुझे घूरते हुए देखा तो उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। अचानक ही एक पुरानी घटना मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। ये तो शायद नंदिनी है, वही नंदिनी जिसने अपने ही पिता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। कुछ ही देर में पुलिस उन सब को लेकर रवाना हो गई। हम अपने कमरे में आ गए। नींद आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने नंदिनी का चेहरा घूम रहा था। दरअसल उन दिनों मैं क्राइम रिपोर्टर था। पुलिस थानों और पुलिस अफसरान के बीच ही मेरा दिन गुजरता था। एक दिन सुबह के वक्त जसवंत सराय पुलिस चौकी पहुंचा ही था कि वहां मैंने देखा कि एक लड़की बैठी रो रही थी। मैंने थानेदार से पूछा कि भाई माजरा क्या है, तो उन्होंने बताया कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है और रेप करने वाला कोई और नहीं, इसका अपना सगा बाप ही है। ये सुनकर मैं अवाक रह गया। मुझे ऐसे कलयुगी बाप पर बड़ा गुस्सा आया। पुलिस चौकी के कोने में एक आदमी बैठा था। पुलिस ने बताया कि यही इसका बाप है। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि ऐसे बाप की तो धज्जियां उड़ाना ही ठीक रहेगा। मैंने खबर बनाने के लिहाज से लड़की से पूरी घटना नोट कर ली। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट को आधार बनाकर खबर तैयार की। खबर अखबार के फ्रंट पेज पर छपी तो शहर में तहलका मच गया। ये समाचार किसी और दूसरे अखबार में नहीं था, सो पत्रकारों के बीच मेरी तारीफ होने लगी। इस खबर को 3 दिनों तक फॉलो भी करता रहा। अब तो दूसरे अखबारों में भी ये खबर छपने लगी थी, मगर इस मामले को उजागर करने का श्रेय मुझे मिला। कुछ दिनों के बाद वो कथित बलात्कारी बाप जेल से छूट गया। फिर एक दिन उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैंने ये समाचार भी अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग लगाकर छापा। मैंने लिखा, कलयुगी बाप ने फांसी खाकर खुदकुशी की। हालांकि इस बात को काफी समय बीत गया। एक दिन मैं जसवंत सराय पुलिस चौकी में बैठा था कि नंदिनी वाले मामले की बात चल पड़ी। उस दिन थानेदार ने मेरी तरफ देखकर कहा,
भाई आप पत्रकारों से डर लगता है यार, पता नहीं कब क्या छाप दो। आप लोगों की दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। ये बात मुझे बुरी लगी। मैंने कहा, थानेदार साहब ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। वे बोले, अब आपकी ही बात करता हूं। नंदिनी वाले मामले को आपने कितना तूल दिया। बेचारे गरीब बाप को फांसी खाकर मरना पड़ा। थानेदार साहब, आप ऐसे दरिंदे को बेचारा कह रहे हैं। ऐसे लोगों को तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका देना चाहिए। वे बोले, बेगुनाह को भी। मैंने कहा, क्या मतलब? अरे भाई, वो बेचारा किसान तो बेगुनाह था। उसकी बेटी नंदिनी ने झूठा आरोप लगाया था अपने बाप पर। आपने तो बगैर सच्चाई जाने रिपोर्ट के आधार पर खबर छाप दी। हमने नंदिनी का मेडिकल कराया तो जांच रिपोर्ट में सामने आया कि सारा मामला झूठा है। हमने मामले में एफआईआर लगाई थी। अरे भाई, इसीलिए तो कोर्ट ने नंदिनी के पिता को बेगुनाह मानते हुए रिहा कर दिया। मगर बाहर आया तो लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। कोई भी उसे बेगुनाह मानने को तैयार ही नहीं था। अखबार में छपी खबर ने उसे पूरी तरह बदनाम कर दिया था। अरे इसीलिए तो उसने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। बात आई गई हो गई। मन कई दिनों तक अवसाद में डूबा रहा। बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को मैंने शक के दायरे में खड़ा कर दिया था। मैं जानता था कि समाज में इस खबर का बहुत बुरा असर पड़ा था। हालांकि मैंने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, मगर एक इंसान की खुदकुशी का जिम्मेदार तो था मैं। एक बेगुनाह को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। कई दिनों तक मन में बेचैनी रही। और आज उसी नंदिनी को इतने बरसों के बाद इस रूप में सामने देखकर मन विचारों के भंवर में गोते लगाने लगा। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह नहा धोकर नाश्ता करने के लिए हम दोनों रेस्टोरेंट में आ गए। मैंने अभी नाश्ता शुरू भी नहीं किया था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। कोई अनजान नंबर था। मैंने बात की तो सामने वाले ने कहा, मैं थाने से बोल रहा हूं सर। कल रात को आपसे अनजाने में बदतमीजी हो गई थी, उसके लिए माफी मांगते हैं। दूसरी बात यह है सर कि हमने रात को जिन लड़कियों को पकड़ा था उनमें नंदिनी नाम की भी एक लड़की थी। उसे कोर्ट में पेश करना है। आपको उसकी जमानत करवानी है। क्यों? मैं भला उसकी जमानत क्यों करवाऊंगा? सर, उस लड़की ने ही आपका नाम बताया है। वो आपसे मिलना भी चाह रही है। उसका पति तो पहले से जेल में है। दूसरा, उसका कोई मिलने वाला यहां है नहीं, इसलिए उसने आपको फोन करने को कहा। मैंने ये बात श्रीमती जी को बताई तो उन्होंने कहा कि आप थाने हो आइए, बाद में देख लेना कि क्या करना है। कुछ देर बाद मैं थाने पहुंच गया। मुझे कमरे में बैठने को कहा गया। जरा सी देर बाद एक सिपाही नंदिनी को लेकर वहां आया। मैंने नंदिनी की तरफ देखा। वो गजब की खूबसूरत थी। पता नहीं इसने अपने ही पिता पर बलात्कार का झूठा मुकदमा क्यों दर्ज कराया था।
वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। मैंने बात शुरू करते हुए कहा, हाँ बोलो, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? वो बोली, आपसे एक बात कहनी थी। आपको मैंने जसवंत सराय पुलिस चौकी में देखा था। दरअसल मैंने अपने पापा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया था। वही बताती हूं सर। हम लोग गांव में रहते थे। पापा खेती किया करते थे। संतान के नाम पर हम 2 बहनें ही थीं। हमारे कोई भाई नहीं था। मगर हमारे पापा हमें बेटे से भी ज्यादा प्यार किया करते थे। जब दीदी बड़ी हुई तो एक अन्य गांव में अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। अब मैं घर में पापा की अकेली लाडली थी। संयोग से एक लड़के राहुल से मुझे प्यार हो गया। घर वालों से छुपकर हम लोग रोज मिला करते थे। एक दिन किसी ने पापा को बता दिया। इस पर पापा ने खूब डांटा और आगे से ऐसी गलती ना करने की चेतावनी दी। उस समय सर मैं 16 बरस की ही थी। उस बावड़ी उम्र का ऐसा नशा था सर कि मुझे अच्छे बुरे का कुछ भी होश नहीं रहा। बावजूद इसके मैं उस राहुल से लगातार मिलती रही। इस बात का पता पापा को चला तो उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि एक दिन उन्होंने दीदी को भी यह बात बता दी। दीदी ने कहा, पापा इसे आप मेरे पास भेज दो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले ही दिन पापा मुझे लेकर शहर आ गए। हम लोग शहर पहुंचे उस समय अंधेरा हो गया था। दीदी के गांव की बस निकल चुकी थी। बाद में कोई बस थी नहीं। अब तो रात यहीं बितानी होगी। ये सोचकर हम बाप बेटी जसवंत सराय गए। वहां कमरा मिल गया था। रात को वहीं रुकने और सुबह पहली बस से निकलने का कार्यक्रम रखा गया। पापा को तो सोते ही नींद आ गई। मैं चुपके से उठी और बाहर आ गई। मैंने अपने राहुल को फोन करके कहा कि कुछ करो, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। तब उसी ने बताया कि सुबह जल्दी उठकर पुलिस के पास चली जाना। वहां अपने पापा पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा देना। मैंने वैसा ही किया। सुबह 5 बजे उठी और पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस को मैंने बताया कि रात को मेरे पापा ने मेरे साथ खोटा काम किया। पुलिस वाले पापा को नींद से ही उठा कर ले आए। मेरे सामने ही पापा को बुरी तरह डंडों से पीटा गया। पापा को पुलिस ने जेल भेज दिया। हमारे प्रेम की राह का कांटा निकल गया। मैं वापस गांव आ गई। अब हम दोनों आजाद थे। एक दिन पता चला कि पापा को जमानत मिल गई है और वे गांव आ रहे हैं। तब मैं राहुल के साथ भागकर चेन्नई आ गई। सर, यहां आने के बाद राहुल का असली चेहरा सामने आया। वो पहले दर्जे का निकम्मा और कामचोर निकला सर। वो शराबी, जुआरी और आवारा भी था। मैं कभी कुछ कहती तो मुझे मारने पीटने लगता। मेरे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे सर। वापस लौटकर गांव तो जा नहीं सकती थी, इसलिए उसके जुल्म सहती रही।
एक दिन राहुल के एक दोस्त ने मेरे साथ मुंह काला कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि यह राहुल की ही चाल थी। उसने पैसों की खातिर मेरा सौदा किया था। उसके बाद तो सर ये उसने नियम ही बना लिया। मैं एक वेश्या बनकर रह गई थी सर। अब तो हर दिन मर मर कर जी रही हूं सर। पापा जिंदा होते तो शायद मैं वापस जाने की हिम्मत भी जुटा लेती, लेकिन अब तो हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि मेरे जैसी बेटी किसी दुश्मन को भी ना दे। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने उसकी जमानत करवा दी। होटल आकर मैंने पूरी बात श्रीमती जी को बताई। मैं बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। कुछ ही देर में आंख लग गई। शाम को ही नींद से जागा। दो दिन बाद हम वापस घर लौट रहे थे। नंदिनी को लेकर मन बड़ा उदास था। गाड़ी रवाना होने ही वाली थी कि उसी समय मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर पड़ी। मैंने देखा कि कुछ पुलिस वालों के साथ नंदिनी आ रही है। वो हमारे ही कोच की तरफ आ रही थी। नंदिनी को यहां देखकर मैं हैरान था, मगर मेरी आंखें तो उस समय फटी की फटी रह गईं जब नंदिनी हमारी ही कोच में आकर श्रीमती जी के पास बैठ गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही श्रीमती जी बोल उठी, देखिए इसे मैंने बुलाया है, ये अब हमारे साथ चलेगी। आपसे अनजाने में जो गुनाह हुआ है उसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा ना। आप कल जब नींद में सो रहे थे तो मैं थाने गई थी। वहां से नंदिनी के घर पहुंची और उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया था। मैंने इसको अपनी बेटी मान लिया है। इसको बेटी बनाकर अपने संरक्षण में रखूंगी। श्रीमती जी का ये पश्चाताप दिल को एक भारी सुकून दे गया। मन पर छाया घना कोहरा छंट गया। अब मन में शांति थी। ना चाहते हुए भी आंखें नम हो गई। अब हमारी गाड़ी पटरी पर सड़पट दौड़ रही थी। तो दोस्तों, ये थी अनूठे पछतावे की स्याही से उकेरी वरिष्ठ पत्रकार और कहानीकार श्री मिश्रीलाल पंवार की लिखी कहानी पश्चाताप।